हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 87 फॉर क्लास 9th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 10 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम परमाणु की संरचना, जो हमारा चैप्टर 4 है, उसका रिवीजन हम कर रहे हैं। इस वर्कशीट में हम बोर के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। वर्कशीट में हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा था। आज ज्ञान की जो क्वेरी है वो ये है कि जिज्ञासा दीदी, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार तो परमाणु जो है वो बहुत अधिक अस्थिर होना चाहिए। तो बेटा, जैसे हमने रदरफोर्ड के मॉडल में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो घूमेगा, चक्कर लगाएगा, तो वो लगातार अपनी ऊर्जा का जो है वो ऊर्जा निकलती रहती है। ठीक है, उससे क्या होगा कि वो एट लास्ट जो नाभिक है उस पर टकरा जाएगा। इट मीन्स क्या है कि जो परमाणु है वो बहुत अधिक अस्थिर होना चाहिए। तो फिर परमाणु का स्थिर अस्तित्व किस प्रकार संभव है? लेकिन परमाणु अस्थिर तो नहीं है, सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। ठीक है, तो परमाणु जो है वो बहुत ही स्थिर है। तो ऐसा कैसे है? ज्ञान हमने जाना कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी, जैसे वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। एक दूसरे वैज्ञानिक हैं नेल्स बोर, उन्होंने इन कमियों को दूर करते हुए अपना परमाणु का मॉडल सिद्ध किया, जिसे क्या कहा जाता है? बोर का परमाणु मॉडल। तो बेटा, हम आज पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल की किस तरह से उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमी थी उसको दूर किया और कैसे उन्होंने अपने मॉडल को एक्सप्लेन किया। बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर 1885 टू 1962, उन्होंने 1922 में परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिनकी दो प्रमुख विशेषताएं या अवधारणाएं इस प्रकार थी। तो बेटा, उनके मॉडल की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के चारों ओर केवल विशेष कक्षाओं में घूमते हैं। ऐसा रदरफोर्ड ने नहीं बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर जो है विशेष कक्षा में घूमते हैं। विशेष कक्षा का मतलब क्या यहाँ पर क्या है? आप सब बच्चों को पता है कि जो सन है उसके चारों तरफ जो ग्रह हैं वो एक विशेष कक्षा में घूमते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई ग्रह है वो किसी दूसरी कक्षा में या कहीं कभी नजदीक आ जाता है, कभी किसी से दूर चला जाता है, ऐसा तो नहीं है। यानी सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं उनका एक अपना कक्ष है जिसके अंदर वो चक्कर लगाते हैं। तो बोर्स ने कुछ यही बात बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे नहीं है कि लगातार जो है उसके चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं, नहीं, उनकी भी विशेष कक्ष हैं जिनके अंदर वो घूमते रहते हैं। ठीक है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कक्ष या विविक्त कक्ष कहा जाता है। तो जो ये कक्ष हैं ये क्या होंगे? ऊर्जा स्तर। तो देखिए, जैसे ये कक्ष हैं, ये क्या है? ये ऊर्जा स्तर कक्ष कहलाएंगे, क्योंकि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निश्चित होती है। ठीक है, अब देखिए, जो भी ऊर्जा स्तर होता है उसकी जो ऊर्जा होती है वो हर एक कक्ष की निश्चित होती है। ओके, अब इसमें क्या होगा कि नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण नहीं करते। यानी जब नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, एक कक्ष में चक्कर लगाते हैं, तो वो ऊर्जा जो है उनके अंदर से ऊर्जा विकिरण नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा जो है वो निश्चित होती है। यानी ये जो ऊर्जा स्तर हैं इनकी ऊर्जा निश्चित होती है और इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन उसमें होगा उसकी ऊर्जा भी उसके अनुसार ही रहती है। अब देखिए, यह केवल एक निश्चित ऊर्जा सोखकर या छोड़कर एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा कक्ष में कूद सकते हैं। तो यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऊर्जा स्तर से, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये अगर इसको ऊर्जा ज्यादा मिल जाएगी तो ये कूद के इस वाले में जा सकता है, अगर इससे ऊर्जा निकल जाएगी तो ये कूद के इस वाले में जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि ये लगातार ऊर्जा विकिरण करता रहेगा और ये नाभिक से टकरा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, उन्होंने इन ऊर्जा कक्ष और कोशों को KLMN या संख्याओं का नाम दिया। तो बेटा, ये जो चित्र है आप देख पा रहे हैं, इसमें जो पहला कक्ष है उसको K, दूसरा L, तीसरा M या लास्ट वाला N का नाम दिया, या इनको हम N के नाम रख के N की बराबर 1,
n बराबर 2, n बराबर 3। तो बेटा ये क्या है, कक्ष की संख्या है, n क्या है कक्ष और ये क्या है उसकी संख्याएं हैं। नेक्स्ट देखिए, n की मान जो है यहाँ पे 1 2 3 4 द्वारा दर्शाया। जैसे k का मान है 1, 2 l का है 2, m का 3, n का 4। परमाणु में सबसे बाहरी कक्ष को जो है क्या कहा जाता है, परमाणु में सबसे बाहरी कक्ष यानी कोई भी परमाणु है उसका सबसे बाहरी कक्ष जो होगा उसको संयोजक कक्ष और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सोडियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। तो देखिए इसके अंदर हम पहले में 2 भरेंगे, दूसरे में बेटा जो है हम इसमें 8 भरेंगे। कैसे भरेंगे अभी समझाएंगे। तो ये हो गए 8। अब जो तीसरा कक्ष होगा इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए ना, 1 इलेक्ट्रॉन बचा वो इसमें हमने भर दिया। अब ये जो आखिरी कक्ष है ना, ये जो कक्ष है ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, लास्ट वाले को, ये जो रेड वाला है ये संयोजक कक्ष है। कौन सा कक्ष है, संयोजक। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना ये 1, ये संयोजक इलेक्ट्रॉन इसको हम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। किसी कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। तो किसी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी संख्या जो है वो क्या होगी, निश्चित होगी। जैसे जिसको हम 2n² से जो है निकाल सकते हैं। n यहाँ पे ऊर्जा स्तर है जिसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी 1 2 3 4। इसको सूत्र से दिखाया जाता है। तो विभिन्न कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या k कक्ष में अगर हमें निकालनी है तो देखिए k की संख्या कितनी है, k हमारा यहाँ पर देखिए 2n² है ना फॉर्मूला। तो n की वैल्यू हमारी k के लिए n की वैल्यू कितनी है 1, तो 2n की वैल्यू 1 रख दीजिए, इसका वर्ग हो जाएगा। तो कितना आ गया, k बराबर है 2। यानी जो पहला कक्ष है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अब अगर हम l का देखें तो l की जो n की वैल्यू है वो 2 है। तो 2 n की वैल्यू 2 हो गई, इसको 2 से करेंगे तो 2 गुना 4 तो कितनी हो गई बेटा 8। यानी दूसरे कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। अगर हम तीसरे की बात करें तो कितनी आएगी, 18 आएगी। ठीक है, तो अब देखिए सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। यानी अगर हमारे पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, मान लीजिए हमारे पास जो है 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो जो 10 इलेक्ट्रॉन में से 8 तो हम उसमें रखेंगे और बाकी जो 2 बचे हैं वो कहाँ जाएंगे, वो हमारे अगले कक्ष में जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कैल्शियम का एग्जांपल दे देती हूँ आपको, 20 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले कक्ष में देखिए इसको हम जो है K L M N और लिख लेते हैं, 2, दूसरे में जाएंगे 8, अब तीसरे में 8 जाएंगे बेटा, तीसरे में 18 नहीं जाएंगे। तो ये कौन से नियम के अनुसार, अष्टक नियम के अनुसार। ठीक है, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो है वो हम 8 दिखाएंगे अगर 18 तक नहीं है। अगर 18 पूरी हो जाएगी, जो आगे आएंगे उनमें 18 हो सकती है, लेकिन अभी यहाँ पे जो है कितनी जाएगी, 8 जाएगी। उसके बाद देखिए कितने बचे, यहाँ पे 2 बच गए। तो यहाँ पे n में कितनी चली जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन हम अगले में भरेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये रूल जो है बताया गया है। अब देखिए नेक्स्ट, न्यूट्रॉन। तो हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिया कि 2 तो पता था कि प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट है एक और अपरमाणु कण की खोज जे चैडविक नाम के वैज्ञानिक द्वारा सन 1932 में की गई थी, जिसका नाम क्या था, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने की 1932 में। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं था। देखिए प्रोटॉन पर कैसा आवेश है, प्लस, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है माइनस, न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश है, कोई आवेश नहीं है। और इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के ही बराबर था। इसका संकेत क्या है, n है। उसने कहा कि जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन के साथ ही कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं। अतः परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान नाभिक में ही स्थित होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से द्रव्यमान होगा, और वो कहाँ होंगे, वो नाभिक के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब देखिए सोडियम परमाणु की संरचना हमने आपको अभी बता दी। सोडियम परमाणु की संरचना कैसे होगी, सोडियम जो परमाणु होता है उसका परमाणु भार होता है 23 और परमाणु क्रमांक होता है 11। इस तरह से हम इसको दिखाएंगे। अब इसमें 11 को अगर हमने भरना है तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 11, और एक उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होते हैं प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी हो गई 11। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 23 में से 11 घटा दीजिए, ये बन गया 12।
न्यूट्रॉन हो गए। अब हमारे पास 11, 11 और 12, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 11 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन जो है वो कहाँ है, न्यूक्लियस में है। इसी तरह बेटा हाइड्रोजन का परमाणु एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है एक ही कक्ष में। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 5 जो है प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। 5 प्रश्नों के उत्तर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, नील्स बोर के परमाणु मॉडल की 2 प्रमुख अवधारणाएं लिखिए। तो नील्स बोर के परमाणु मॉडल की 2 अवधारणाएं लिखनी है। पहला है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल विशेष कक्षाओं में ही घूमते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कक्ष कहते हैं। दूसरा है, नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण नहीं करते, यानी ऊर्जा जो है वो नहीं निकालते हैं नाभिक के चारों ओर जब वो गति करते हैं। प्रश्न 2 है, बोर के परमाणु मॉडल ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां कैसे दूर की। तो बोर के मॉडल ने बताया कि नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण नहीं करते, यह केवल एक निश्चित ऊर्जा सोख कर या छोड़कर एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर तक कूद सकते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड में यही तो कमी थी कि उसने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ते रहेंगे और आखिरकार इसके ऊपर गिर जाएंगे। लेकिन बोर ने क्या बताया कि ये ऊर्जा विकिरण ही नहीं करते, ये जो है एक निश्चित कक्ष में घूमते रहते हैं। प्रश्न 3 है, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार 4 ऊर्जा कक्ष वाले परमाणु का चित्र जो है वो आपको बनाना है। सो यहाँ से आप ये चित्र बना सकते हो। इसमें देखिए ये जो है 4 ऊर्जा कक्ष बनाने हैं, तो 2 और ये 3 और ये वाला 4। बीच में लिख देंगे नाभिक, ये पहले वाला K कक्ष, L कक्ष, M कक्ष और N कक्ष, ठीक है। N की वैल्यू दिखा देंगे, ये थोड़ा ब्लर है, बहुत ईजी है, लेकिन N की वैल्यू 1 है, N की वैल्यू इसमें 2 है, N की वैल्यू 3 है और N की वैल्यू 4 है। तो ये वाला चित्र आप इसमें बना देंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, न्यूट्रॉन क्या होते हैं और ये कहाँ स्थित होते हैं। तो न्यूट्रॉन परमाणु का एक अपरमाणु कण है और यह नाभिक में उपस्थित होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रश्न 5 है, संयोजन कक्ष और संयोजन इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष को संयोजक कक्ष और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये आंसर आप लिख देंगे। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो बच्चों पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।